हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थॉर्नडाइक के मुख्य नियम टीच किए थे, तो आज इस वीडियो में आपको थॉर्नडाइक के गौण नियम टीच करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो इसी क्रम में सबसे पहले आप देखिएगा बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य अनेक क्रियाएं करना, अर्थात तब तक क्रियाएं करते रहना जब तक उद्दीपक उद्दीपक का मतलब उद्देश्य होता है, ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब व्यक्ति किसी नए कार्य को सीखता है अथवा किसी नई समस्या के समाधान को खोजता है तो वह अनेक प्रकार से प्रयत्न करता है। विभिन्न प्रयत्न के आधार पर अंत में सफलता प्राप्त कर लेता है और सही विधि चुन लेता है। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम के आधार पर ही प्रतिपादित किया गया है। इस नियम को आधार मानकर अध्यापक छात्रों की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग में लाता है तथा विद्यार्थी को प्रेरित करता है, मतलब उन्हें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। फिर विद्यार्थी उन तरीकों में से एक उचित विधि को चुन लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण देखिएगा। जब हम एक पाठ को याद करते हैं तो उसके लिए उसकी प्रश्नावली यानी उसके शब्दार्थ भी याद करते हैं। देखिए, शब्दार्थ याद करने से उस प्रश्नावली को हल करना हमारे लिए सरल हो जाता है, क्योंकि शब्द अर्थ से हमें प्रश्नों के अर्थ को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे, एक लाइन में आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए स्टूडेंट, उद्दीपक का मतलब उद्देश्य होता है। मान लो कि एक स्टूडेंट है, वो सीटेट की तैयारी कर रहा है, और सीटेट की तैयारी करना मतलब सीटेट उसका क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, मतलब उसका उद्दीपक हुआ। उसके प्रति वो क्या करेगा, वो बहु प्रतिक्रिया करेगा। बहु प्रतिक्रिया मतलब एक से ज़्यादा प्रयास करेगा उसको, मतलब कि उसको क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए। वो अपने हाथों से नोट्स भी बनाएगा, किताबें भी पढ़ेगा, कोचिंग की भी सहायता लेगा। ठीक है, तो अब एक व्यक्ति जब किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए एक से ज़्यादा मतलब प्रतिक्रियाएं करता है, और बाद में फिर वो उन प्रतिक्रियाओं में देखता है कि वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सी विधि है जिसको करने से मुझे इस समस्या के समाधान में सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं, तो फिर वो उसी को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमें देखना है कि अध्यापक को बच्चों को पढ़ाते समय ये देखना चाहिए कि, क्योंकि एक जो टीचर होता है ना, वो प्रयास करता है किसी भी क्लास में बच्चों को समझाने के लिए प्रयास करता है कि अगर बच्चे एक टेक्निक से या एक विधि से नहीं समझ पाते तो फिर वो अलग अलग विधियों का प्रयोग करके बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। यहाँ पर इस नियम के बारे में इतना ही है, बस आगे देखिएगा। अब दूसरा देखिए स्टूडेंट, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, मानसिक विन्यास का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड्स और डिस्पोजिशन। मनोवृत्ति से तात्पर्य मस्तिष्क के दृष्टिकोण या सोच से होता है। सकारात्मक मनोवृत्ति होने पर अनुबंधन मजबूत होता है तथा नकारात्मक मनोवृत्ति होने पर अनुबंधन कमज़ोर होता है। इस नियम के अनुसार सीखते समय बालक की मानसिक दशा अथवा मनोवृत्ति जैसी होगी, उसी के सापेक्ष सीखने की मात्रा होगी। यदि बालक कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा अथवा कार्य उसकी अभिवृत्ति एटीट्यूड के अनुरूप नहीं होगा तो वह कार्य में बार बार त्रुटियां करेगा। यदि बालक को कार्य में रुचि है तो वह उस कार्य को शीघ्रता से ठीक ठाक करेगा। ठीक है, अब देखिएगा, किसी भी नए विशेष सामग्री को प्रस्तुत करने से पहले शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को इसे ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर ले। अभिवृत्ति केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि व्यक्ति क्या करे, बल्कि उसको क्या संतुष्ट करेगा और क्या खिन करेगा, इसको भी निर्धारित करती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस नियम के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है वो आप समझिएगा। मेन मुद्दे की बात हम करते हैं इसमें। मेन बात यह है कि एक अध्यापक है और वो कक्षा में जाता है, तो सबसे पहले उसका ये कदम होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को उस पाठ को, जो पाठ वो पढ़ाने जा रहा है, उसके प्रति उन बच्चों को मेंटली तैयार करे। जब बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए अपने मन से प्रिपेयर होंगे, तत्पर होंगे, तब वो उन्हें सिखाएगा, तो वो बच्चे उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। और जब बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप कितनी भी ऊर्जा लगाइए तो बच्चों का रिस्पॉन्स आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी आपकी एनर्जी का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। राइट, और इसीलिए यहाँ पर
शिक्षण विधि को, यानी कि पढ़ाते समय ऐसी शिक्षण विधि का चयन करें और इसमें ये भी देखना है कि इस शिक्षण विधि से बच्चों को संतुष्टि मिलेगी या इस विधि को अगर मैं अप्लाई करूँगा तो बच्चे क्या होंगे, इससे बोर हो सकते हैं या उससे खिन्न भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसी शिक्षण विधि को अप्लाई करना है जिस विधि से बच्चे क्या है कि उस पाठ्यक्रम को जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और उसमें उसके प्रति हमें जिज्ञासा उनमें उत्पन्न करनी है, जिससे कि बच्चे यानी अपना मन लगाकर उस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, इस नियम के तहत ये बताने का प्रयास किया गया है। अगला देखिएगा, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इस नियम के अनुसार अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य छोटी छोटी क्रियाएं होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार सीखने के कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके पूरा करते हैं। इस प्रकार विभाजन से कार्य आसान व सरल हो जाता है। बालक समस्या के कुछ मुख्य तत्वों को छांट लेते हैं तथा उनको अपनी प्रतिक्रिया का आधार बना लेते हैं तथा समस्या के उन हिस्सों को छोड़ देते हैं जो मतलब कि भ्रमित कर सकते हैं या उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, इस नियम से समस्या का हल खोजने से सीखने वाले की विश्लेषण क्षमता तथा सूझ में वृद्धि होने की संभावना बढ़ती है। यह क्रिया ध्यान केंद्रित करने तथा सूक्ष्म रूप से विचार करने में भी सहायक है। शिक्षण की अंश से पूर्ण की ओर जो विधि है, शिक्षण विधि है ना ये, तो इस नियम के आधार पर ही विकसित की गई है। निम्न यानी छोटी जो कक्षाएं हैं, निम्न कक्षाओं में शिक्षक संपूर्ण विषय सामग्री को कई भागों में विभक्त करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और अंत में पूर्ण विषय वस्तु को एक साथ संकलित करके बच्चों को अच्छी प्रकार समझा देता है। जैसे कि आप इसको यूँ समझिए कि एक अध्यापक जो है वो बच्चों को एक 10 लाइन की पोएम पढ़ाना चाहता है। अब देखिए 10 लाइन की एक इतनी लंबी पोएम है, वो आपको पूरी समझाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे भी लर्न नहीं कर पाएंगे। तो अध्यापक को चाहिए कि वो उसे 2-2 लाइन में डिवाइड करके पढ़ाए, क्योंकि जब हम किसी भी बड़ी चीज़ को, है ना, हम उसे पार्ट्स में, अंश में तोड़कर बच्चों को सिखाएंगे तो वो चीज़ बच्चों को आसानी से याद हो जाएगी। इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। सदृश्यता या अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी सिमिलरिटी। यह नियम पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु को आत्मसात करने पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति किसी नई समस्या का हल करता है तो उसके हल करने के लिए उसके पास पहले से ही कोई निर्धारित युक्ति नहीं होती। वह इस समस्या की पूर्व में हल की गई समस्याओं से तुलना करता है और पूर्व ज्ञात अनुक्रियाओं द्वारा समस्या का हल खोजता है। इससे तात्पर्य है कि स्थितियों में पाई जाने वाली समानता के आधार पर व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। यह नियम शिक्षण करते समय ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन की ओर प्रेरित करता है। प्रभावशाली विधि से पढ़ाने के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है, शिक्षण के मतलब टीचिंग के लिए आवश्यक है कि वह छात्रों को दिए जाने वाले नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित कराए, ताकि सीखी गए विषय वस्तु छात्रों की स्मृति में, मतलब उनकी मेमोरी में अधिक समय तक सुरक्षित रहें। नोट, सदृश्यता नियम को आत्मीकरण का नियम, पूर्व अनुभव का नियम भी कहते हैं। अनुरूपता के अनुसार प्राणी को उसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करनी चाहिए जिससे वह पहले से ही परिचित हो। देखिए स्टूडेंट, एक लाइन में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपने बच्चे को बताया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब आप ये सिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, तो अब यानी कि किसी भी बच्चे को नए ज्ञान को देने से पहले हमें ये देखना है कि उसका जो पूर्व ज्ञान है वो क्या है। तो हमें पूर्व ज्ञान से नई जानकारी को जोड़कर बच्चे को सिखाना है। ये यहाँ पर ये जो नियम है इस बात पर बल देता है कि हम बच्चे को जो सिखाएं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब उसके हम नए ज्ञान को पूरे पूर्व ज्ञान में जोड़कर उस बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाएं। ठीक है, इस बात पर बल दिया गया है। आगे देखिएगा, नंबर 5, ये इसका लास्ट नियम है क्योंकि मैं आपको टीच कर रहा हूँ, गौण नियम। देखिए स्टूडेंट, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। सहचार्य परिवर्तन का नियम इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि कोई भी अनुक्रिया जो एक सीखने वाले के करने के योग्य है, किसी भी ऐसे उद्दीपक से संबंधित की जा सकती है जिसके प्रति वह संवेदनशील, मतलब इमोशनल है।
एक प्रयोग द्वारा थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को आवाज़ देकर खड़ा करने की ट्रेनिंग दी। इसके लिए उसने बिल्ली के सामने एक मछली कुछ ऊंचाई पर लटका दी और बिल्ली को स्टैंड अप कहकर खड़ा होने का निर्देश दिया। कई बार ऐसा करने के बाद बिल्ली केवल स्टैंड अप की आवाज़ पर ही खड़ी होने लगी। उसने दोनों उद्दीपकों के बीच सहचर्य स्थापित कर लिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम जब बच्चे को सिखाते हैं शुरुआती दौर में, है ना, प्राइमरी लेवल पे, नर्सरी लेवल पे, देखिएगा आप स्टूडेंट, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। तो शुरुआती दौर में स्टूडेंट के साथ क्या करते हैं हम कि हम उसे कोई भी चीज़, मान लीजिए उसे हम सेब का चित्र दिखाते हैं, तो वो क्या करता है बच्चा कि सेब के चित्र से उस लेटर को कनेक्ट कर लेता है। फिर कुछ समय के बाद में जब वो बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है, फिर हम उस चित्र हटा देते हैं, तो वो खाली लेटर के माध्यम से ही बता देता है कि ए फॉर एप्पल है, राइट। तो इस तरीके से वो क्या करता है, उन दोनों के बीच में अनुबंधन स्थापित कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका ये तात्पर्य है यहाँ पर। यह नियम ऐसे अनुबंधन से संबंधित है जिसमें पावलोव के सिद्धांत के अनुसार CS कंडीशनड स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये वाला नियम भी आपको टीच किया जाएगा। वस्तुओं का उसके नाम से बोध भी इस नियम द्वारा होता है। जैसे पहले हम कुर्सी दिखाकर बच्चे को उसकी रचना समझाते हुए बताते हैं कि ये कुर्सी है। इसके बाद कुर्सी का उच्चारण मात्र करने से ही बच्चे के मस्तिष्क में तुरंत कुर्सी की इमेज बन जाती है। कभी कभी माँ अपने बच्चे की मृत्यु होने पर या अपनी प्रेमिका से बिछुड़ने पर उसके फ़ोटो से ही बातें करने लगते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग है यहाँ पर। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीटेट के परीक्षाओं में पूछे हुए हैं कि एक माँ है, उसका एक बच्चा है, वो बीमार था, वो एक्सपायर हो गया। अब उसकी जो माँ है, उसकी मृत्यु के बाद में उसके कपड़ों से, उसके खिलौनों से बातें करती है, ठीक है ना, ऐसा महसूस करती है कि वो मेरे बीच है। तो ये घटना थॉर्नडाइक के किस नियम का इशारा करती है या उसका समर्थन करती है, किससे संबंधित है? कोई भी भाषा आ सकती है प्रश्न में। तो देखिएगा स्टूडेंट, तो ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग से संबंधित है। तो ये सहचर्य स्थानांतरण का नियम है। तो आप देखिएगा, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछुड़ने के बाद में उसके फोटो से बात करता है। तो ये घटना थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो आप लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, आप कर लीजिएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, थॉर्नडाइक की कुछ प्रमुख पुस्तकें देखिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग और ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, एजुकेशन ए फर्स्ट बुक, एडवर्ड थॉर्नडाइक का सिद्धांत। चलिए स्टूडेंट, अब हम इनके प्रयोग के बारे में और पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के उपनाम निम्न प्रकार हैं: प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत, अधिगम का बंधवादी सिद्धांत, बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, SR थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नोट। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में किया, लेकिन इस सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक में किया था। तो देखिए, इनका जो प्रयोग है वो बिल्ली के ऊपर किया था, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में बिल्ली और मृत मछली पर प्रयोग किया। उन्होंने चूहों, बिल्लियों व मुर्गियों आदि पर अनेक प्रयोग किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रमुख प्रयोग है इनका, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो बिल्ली वाला ही है, उसको ध्यान रखिएगा आप। इन्होंने इस सिद्धांत में ये निष्कर्ष निकाला कि अधिगम में प्रयास, प्रयत्न, भूल, त्रुटि समाहित रहती है। अधिगम में बुद्धि की भूमिका नहीं होती, क्योंकि जो व्यवहारवादी होते हैं वो बुद्धि की भूमिका नहीं मानते, क्योंकि जो संज्ञानवादी होते हैं वो अधिगम में बुद्धि की भूमिका मानते हैं। ठीक है, ये फिजिकल एस्पेक्ट को, व्यवहार को, प्रयास को, और इनके अनुसार जो है, जो अधिगम होता है वो काफ़ी समय में होता है, मतलब उसमें समय लगता है, और जो संज्ञानवादी हैं उनके द्वारा जो अधिगम होता है वो अचानक होता है। ठीक है, और जो सूझ है वो अचानक उत्पन्न होती है। तो उनके अनुसार उनका कंसेप्ट अलग है, इनका अलग है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। तो अधिगम अनुबंधन बनने का परिणाम है। अधिगम में समय लगता है, देखो वही बात आ गई ना। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बंद करने के लिए एक पिंजरा बनवाया। इस पिंजरे के अंदर एक ऐसा खटका लगवाया जिसे लीवर भी कहते हैं, जिसके दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। इस पिंजरे में उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी मीटर भी लगवाया, जिससे पता लग सके कि भाई कितनी बार प्रयास किए गए हैं। ठीक है,
इस पिंजरे को उन्होंने पजल बॉक्स का नाम दिया। तो आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये पिंजरा है, इसमें बिल्ली है, बाहर इन्होंने यहाँ पर एक मृत मछली का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो मृत मछली रखी हुई है, तो ये उद्दीपक है ये इनका। ये देखिए यहाँ पे उद्दीपक है और यहाँ पर ये इसको प्राप्त कर रही है, इसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, अनुक्रिया कर रही है, इसके प्रति रिस्पॉन्स है ये इसका। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। देखिए थॉर्नडाइक ने, चलिए मैं आपको टीच कर देता हूँ। थॉर्नडाइक ने एक दिन इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। उसे पिंजरे में बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी। मछली देखते ही भूखी बिल्ली, क्योंकि बिल्ली तो भूखी थी, बिल्ली ने पिंजरे से बाहर आने का प्रयत्न शुरू कर दिया। उसने बाहर आने के लिए कई प्रकार प्रयत्न किए। देखो इसने कई बार प्रयत्न किए, देखो यहाँ पे देखो उछल कूद मचा रखी है इधर इसने, है ना, यहाँ पे उछल कूद कर रही है, यहाँ पे भी देखो प्रयास कर रही है ये, लेकिन यहाँ पे बाहर नहीं आ पा रही है। इन दो चित्रों में देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिएगा, कभी इधर उधर कूदी और कभी इधर उधर पंजे मारे, ठीक है। कभी इधर उधर पंजे मार रही है, कूद रही है, देखो है ना, कर रही है ना प्रयास बाहर आने का, क्योंकि भूख लगी है और भूख के लिए उसे खाने की आवश्यकता है और खाना प्राप्त करना उसका उद्देश्य है ना। और भूख उसका ड्राइव है, उसका प्रेरक है, उसे वो इंस्पायर कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि ये चीज़ लाओ, क्योंकि उसे शांत करना है अपनी ड्राइव को, है ना, मोटिव को। आगे देखिए, आगे देखिएगा, परिणाम स्वरूप दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली के पिंजरे से बाहर निकलकर मछली खाई, उसने बाहर निकल के मछली खाई, है ना, और अपनी भूख को शांत किया। अब देखो स्टूडेंट, हुआ क्या हुआ कि जब ये बिल्ली यहाँ पर बार बार प्रयास कर रही थी, प्रयास करने के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि अचानक से इसका पैर उस लीवर पे लग गया जिस लीवर के दबने से ये दरवाज़ा खुल सकता था, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये बिल्ली, दरवाज़ा खुल गया, बाहर आ गई और इसने इसको खा लिया, ठीक है। अब देखिएगा कहानी यहाँ से शुरू होती है। देखिए स्टूडेंट, थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और ये देखा कि बिल्ली धीरे धीरे खटका लीवर दबाने की स्थिति तक पहुंचने में कम भूले की। मतलब शुरू में क्या हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा गलतियां की, ठीक है ना, लेकिन अचानक से गलती से लग गया उसका मतलब पैर उस लीवर पे, है ना। अब बार में दोबारा से फिर उसने उस पिंजरे में बंद किया उसे, बिल्ली को, थॉर्नडाइक ने। तो अब उसने ये देखा कि उसने जैसे जैसे मतलब रखा, फिर उससे अगले दिन रखा, तो उसने देखा कि जैसे मतलब कि बाद में क्या हुआ कि जो उसकी गलतियां थी ना, उनमें मतलब कमी आ गई और एक स्थिति ऐसी आई कि वो एक प्रयास से ही उस पिंजरे से बाहर आना सीख गई, ठीक है ना। ये देखो आप, इसका ये है यहाँ पर, तो कि वह बिना, तो देखो यहाँ पे, और अंत में एक स्थिति ऐसी आई स्टूडेंट कि वो बिना कोई भूल किए ही पहले प्रयास में ही लीवर दबाकर पिंजरे से बाहर आ गई। दूसरे शब्दों में उसने पिंजरा खोलना सीख लिया। थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले वो देख लीजिए आप। सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता उद्देश्य है। हमारे पास में कोई उद्देश्य होना चाहिए तभी हम सीख पाएंगे। जैसे ऊपर के प्रयोग में भोजन प्राप्त करना उद्देश्य भोजन है, यानी बिल्ली का क्या था उद्देश्य, भोजन प्राप्त करना। अब ये भोजन क्यों प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी, अपनी भूख को शांत करने के लिए, तो ये उसका प्रेरक था। उद्देश्य के पीछे कोई प्रेरक होता है, ड्राइव अर्थात अभिप्रेरक मतलब मोटिव होता है। तो ऊपर के प्रयोग में भूख उसका ड्राइव है ना। भाई भोजन कब खाएगा इंसान, जब उसे भूख लगेगी, है ना। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक स्टिमुलस होना आवश्यक है, जैसे कि ऊपर के प्रयोग में बिल्ली का पिंजरा से बाहर आने के लिए प्रयत्न करना। अब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने क्या करा, उसने प्रयास करे, उसने रिस्पॉन्स दिया वहाँ पे, है ना, प्रतिक्रियाएं की। लेकिन बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करी, लेकिन सारी तो उसने सही नहीं करी। लेकिन उन गलत प्रतिक्रियाओं में एक प्रतिक्रिया तो सही भी थी ना, फिर उसने उसी को एक अडॉप्ट कर लिया। फिर बाद में उसको उसके पिंजरे के अंदर डाला गया, तो एक दिन वो आया कि वो उसी लीवर पे अपने पैर रखती, दबाती और वहाँ से बाहर आ जाती और अपना भूख को शांत कर लेती, मतलब अपना जो है भोजन खा लेती, है ना। तो जो अनुक्रियाएं उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं उन्हें सीखने वाला अपनाता चलता है, मतलब उसको अपना लेता है। और जो क्रियाएं निर्थक मतलब यूजलेस होती हैं उन्हें वो छोड़ देता है। उसे बिल्ली, जैसे कि ऊपर बिल्ली ने किया, है ना, आपने एग्जाम्पल में देखा ना, देखिएगा यहाँ पे उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में उद्दीपक और अनुक्रिया में शक्तिशाली संबंध स्थापित हो जाता है। भविष्य में जब कभी सीखने वाले के
सामने वही उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति वही अनुक्रिया कर लेता है, आराम से कर लेता है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका था, उसे प्रैक्टिस हो चुकी होती है। प्रयास करने के बाद वो अभ्यास करके उस चीज़ को आत्मसात कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा थॉर्नडाइक की दृष्टि से मनुष्य के मस्तिष्क में उद्दीपक अनुक्रिया में यह शक्तिशाली बॉन्ड स्थापित होना ही क्या है, ये सीखना अधिगम है। तो सिर्फ एक नज़र में थॉर्नडाइक का पूरा सिद्धांत देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने इन्हीं तथ्यों को सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के रूप में प्रतिपादित किया। इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। नंबर 2, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए पहली आवश्यकता उद्दीपक, दूसरी आवश्यकता अनुक्रिया और तीसरी आवश्यकता उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया ये तीसरी आवश्यकता है। ठीक है ना। इस सिद्धांत का मूल तत्व है उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध, इसलिए यह सिद्धांत संबंधवाद कनेक्शनिज्म के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप सभी और हम सभी भी जानते हैं कि जब किसी उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया होती है तो उससे सीखने वाले को संतुष्टि होती है, बिल्कुल होती है भाई। जब हम कोई मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और हमें परिणाम पॉजिटिव मिलता है तो हमें संतोष तो मिलता ही है, और वह उस अनुक्रिया का चयन कर लेता है। यह वह स्थिति होती है जब उद्दीपक अनुक्रिया में शक्तिशाली अनुबंध बॉन्ड बन जाता है। इस आधार पर यह सिद्धांत को, मतलब इस सिद्धांत को हम अनुबंध सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, चूँकि इससे सीखने वाला प्रयत्न तथा भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचता है, इसलिए इसे प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। इस प्रकार सीखने को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर कहते हैं। देखिए पहली बार में तो बिल्ली बाहर नहीं आई थी ना, उसने तो बहुत सारे प्रयास किए थे, त्रुटियां भी की थी, गलतियां भी की थी, है ना। उसके बाद में फिर वो बाहर आना सीख गई थी। चलिएगा, तो प्रयास करने से इंसान सीख लेता है और प्रयास करने से बहुत सारे चीज़ें उसके सामने आती हैं, और फिर प्रयास करने के बाद जब कोई इंसान किसी एक ऐसी टेक्निक को अडॉप्ट कर लेता है, सीख लेता है उसके दौरान, जिससे उसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, फिर वो उसको दोबारा भी अप्लाई करता है ना। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं। यह सिद्धांत देखिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत संबंधवाद कनेक्शनिज्म का समर्थक है, मतलब ये कनेक्शनिज्म का समर्थन है, मतलब इसको सपोर्ट करता है। ये बात अलग है कि यह केवल उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित होने को ही सीखना मानता है। सीखने की प्रक्रिया में तो पूर्व अनुभव एवं नए अनुभवों में भी संबंध स्थापित होता है। नंबर 2, इस सिद्धांत के अनुसार सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सकना ही सीखना है। जब तक सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नहीं होता उसे सीखना नहीं कहते। नंबर 3, यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक मानता है, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। बिना उद्देश्य के कोई इंसान सीख नहीं पाएगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, और उद्देश्य के पीछे कोई प्रेरक भी होना चाहिए, कोई ड्राइव होना चाहिए, कोई अभिप्रेरक भी होना चाहिए, है ना, वो भी आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए भोजन सामने रखा, लेकिन अगर उसे भूख ना हुई तो वो भोजन थोड़ी ना प्राप्त करेगा। भोजन वो तब प्राप्त करेगा जब उसके अंदर भूख होगी। क्लियर। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को सामने किताब रखी, लेकिन खाली किताब रखने से वो तो स्टिमुलस हुआ, लेकिन खाली किताब रखने से क्या होगा, जब तक कि बच्चे के मन में उस ज्ञान को सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, ठीक है ना, उसका अभिप्रेरक नहीं होगा, मोटिव नहीं होगा उसके अंदर, तब तक वो उसे नहीं सीख पाएगा। ठीक है, सहायक उद्दीपक स्टिमुलस का होना भी आवश्यक है। यह सिद्धांत उद्देश्य प्राप्ति के लिखने सीखने वाले के प्रयत्न को आवश्यक मानता है। इसके अनुसार प्रयत्न व भूल के द्वारा ही लिखने वाला सही अनुक्रिया करना सीखता है। एक बच्चे को आपने देखा होगा, जब शुरू में हम ऐसे अनार, ए से एप्पल, ए फॉर एप्पल ये लिखना सिखाते हैं तो वो कितनी गलतियां करता है, पहले वो कितनी उल्टे सीधे बनाता है, फिर बाद में प्रयास करके गलतियां करके अभ्यास के द्वारा फिर वो उन चीज़ों को सही लिखना सीख जाता है। तो वो इसी सिद्धांत की देन है। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिनके पालन से सीखने सिखाने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम प्रभावशाली बना सकते हैं। और ये मैं नियम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। नंबर 1, बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए, मतलब मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। और यह तभी संभव होता है
तब उनके सामने कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है। अतः अध्यापकों को सर्वप्रथम सिखाई जाने वाली सामग्री के उद्देश्य स्पष्ट करने चाहिए। अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि है और इस विधि में बच्चे प्राय प्रयत्न एवं भूल द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण विधि द्वारा ज़्यादा सीखते हैं देखकर। इसलिए शिशुओं को प्रयत्न एवं भूल से सीखने के अवसर देने चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें अवसर देंगे, मान लीजिए एक बच्चे ने ए फॉर एप्पल, ए को गलत बनाया, आपने उसको डांट दिया, तो उल्टा सीधा जैसा भी बच्चा बना पा रहा है उसको आप लेट हिम डू, उसको करने दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वो गलत करके ही सही सीख जाएगा, प्रयास करके एक दिन। ठीक है, जैसे बिल्ली पहली बार भी थोड़ी ना बाहर आ गई थी पिंजरे से, प्रयास किया फिर वो सीख गई बाहर आना, है ना। इस विधि का प्रयोग मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा में उपयोगी होता है। बच्चों को स्वयं के प्रयत्न से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल अधिक स्थायी होता है। बच्चों को स्वयं के, जो बच्चा अपने आप सेल्फ एफर्ट करके खोज करके सीखेगा तो वो ज्ञान उसके लिए क्या होगा, वो स्थायी होगा, लंबे समय तक उसके साथ बना रहेगा। यह नंबर 4 देखिए, यह सिद्धांत प्रयत्न पर बहुत अधिक बल देता है, मतलब एफर्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, इस बात पर ज़्यादा बल है इनका। और इस बात पर भी बल देता है कि छात्रों द्वारा सही अनुक्रिया करने पर उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर बच्चे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने 4 काम में से 3 काम गलत किए हैं, 1 सही किया है, तो जो सही काम किया है उसके प्रति उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो बच्चे अगले काम को करने के लिए रेडी हो जाएंगे, उनके अंदर तत्परता आ जाएगी। ठीक है, और अगर उन्हें डांट दिया जाएगा तो बच्चों के अंदर मनोबल टूटेगा और वो हतोत्साहित हो जाएंगे, फिर उनका रिजल्ट नकारात्मक आएगा। और उनके असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप दोबारा एफर्ट करो, ये हो जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत पर आधारित थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम सीखने अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं और इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण में भी इस विधि से, मतलब शुद्ध उच्चारण के लिए भी ये जो विधि है और जो इनका ये सिद्धांत है, ये काफ़ी क्या है, उपयोगी है। जैसे कि बच्चे को हम सिखाते हैं तो एक बार में मान लीजिए हम कोई भी टिपिकल वर्ड बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई बोलो बेटा कैच, तो अब बच्चों को क्या है कि हम एक बारी में बच्चे गलत बोलेंगे, एक बारी में सही बोलेंगे। कैच बोलना है भाई, कोई टिपिकल इंग्लिश का वर्ड हम सिखाना चाहते हैं, बोलो बेटा साइमल्टेनियसली, मिसलेनियस, ठीक है, इस तरीके से बजट बोलो बेटा, कोई भी इंग्लिश का वर्ड आप ले लीजिएगा, वो सिखा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कराएंगे तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चा अभ्यास के द्वारा अपने प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव कर सकता है। निष्कर्ष, थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगमकर्ता निष्क्रिय तथा उदासीन होता है तथा उसका अधिगम अनुक्रिया बाह्य उद्दीपकों द्वारा संचालित होता है और यह व्यवहार अधिगम अनुक्रिया तथा उद्दीपक के बीच होने वाली अंतःक्रिया के द्वारा घटित होता है। अधिगम की मात्रा SR यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स संबंधों की आवृत्ति पर निर्भर करती है और इस संबंध को पुनर्बलन द्वारा सुदृढ़ किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।